हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर मैथ्यू अर्नोल्ड। आज की क्लास में फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे हमारे विक्टोरियन पोइट, राइटर हम कह सकते हैं, क्रिटिक कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर पोइट माने जाते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। बेसिकली इन्होंने पोइट्री ज़्यादा की है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड की, तो विक्टोरियन पीरियड में हमने डिस्कस किया है ब्राउनिंग को, टेनिसन को, और जो हमारे टॉमस हार्डी हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, हमें विक्टोरियन पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि विक्टोरियन पीरियड था वो क्या था। तो होप सो आपको यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि विक्टोरियन जो एज थी हमारी, उसमें किस टाइप के वर्क हैं वो लिखे जाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट नाम है तो वो है हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे हर एक जो भी हमारे कोई राइटर पोइट हैं, उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जैसे हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मोनोलॉग्स लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वहीं अगर हम बात करें तो टेनिसन की बात करें हैं तो यूलाइसिस लिखी है इन्होंने, काफ़ी बड़े बड़े वर्क हैं, उनका ट्रांसलेशन किया है। वहीं अगर हम बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा एलिजीज लिखी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं विक्टोरियन एरा की और बायोग्राफी ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता है जब कभी हम किसी चैप्टर को, किसी पोइट राइटर को शुरुआत करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड, उसके एज को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो विक्टोरियन एरा मैंने आपको पहले भी बताया है, विक्टोरियन जो पीरियड है, एज है वो कब से कब तक है, 1830 टू 1900 सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा जो मैथ्यू अर्नोल्ड का जो टाइम शेड्यूल आता है, जो टाइम पीरियड आता है, वो है हमारा 1822 से 1888। मीन्स लगभग इन्होंने, हम बात करें तो 58 ओल्ड रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इनका जो बर्थ हुआ था वो रोमांटिक एज में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि 1830 से पहले का जो पीरियड है हमारे लिटरेचर में, वो रोमांटिक एरा के नाम से जाना जाता है। तो रोमांटिक एरा के जो विशेषता होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैथ्यू अर्नोल्ड के अंदर ऑलरेडी आनी तो है ही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो टेनिसन है, टॉमस हार्डी है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो ये दोनों कम्बिनेशन है दोनों का, विक्टोरियन पीरियड प्लस हमारा जो रोमांटिक पीरियड है। तो रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड दोनों की करेक्टरिस्टिक्स किस में है, मैथ्यू अर्नोल्ड में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि विक्टोरियन जो हमारे पोइट हैं उनकी बायोग्राफी के फैक्ट। बायोग्राफी, यहाँ बायोग्राफी में अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स अप्रैल में, तो इनकी डेथ हुई थी फ्रेंड्स अप्रैल में, 15 अप्रैल को। और यहाँ बर्थ की अगर हम बात करें तो दिसंबर में इनका बर्थ हुआ था। और ये एक इंग्लिश पोइट माने जाते हैं, क्रिटिक माने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिकल वर्क लिखे हैं, क्रिटिक। और यहाँ एक था स्कूल इंस्पेक्टर। स्कूल इंस्पेक्टर जो स्कूलों का इवेल्युएशन करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना जो इंस्पेक्शन करते हैं, तो स्कूल इंस्पेक्टर थे। और फ्रेंड्स, इनके जो फादर थे, फादर की भी बात कर लेते हैं। इनके जो फादर थे वो हेड मास्टर थे। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है। नाम है इनके फादर का टॉमस अर्नोल्ड, इनके फादर का नाम है, जो कि हेड मास्टर हैं। कहाँ पे हैं, रुगबी स्कूल में, ठीक है फ्रेंड्स, रुगबी स्कूल में इनके फादर हेड मास्टर थे। और इनके ब्रदर थे फ्रेंड्स, वो भी क्या थे, एक प्रोफेसर थे। कौन थे, प्रोफेसर, लिटरेरी प्रोफेसर थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो इनके फादर हैं वो ऑलरेडी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे। साथ ही साथ इनके ब्रदर हैं वो भी क्या हैं, एक लिटरेरी प्रोफेसर हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनकी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी रही है। फिर आगे चले तो बात करें तो इन्होंने एक मेथड लेके आए थे, ये टचस्टोन।
टचस्टोन मेथड लेके आए थे, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, इट इज़ ए कंपेरिजन ऑफ पोइट्री विद अनदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, या हम कहें अनदर फॉर्म ऑफ एनी जॉनरे, या फिर हम कहें फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ टचस्टोन जो मेथड है, टचस्टोन मेथड है, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो टचस्टोन मेथड है वो किसने दिया था। तो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस मेथड को क्या किया था, क्वाइन किया था, डेवलप किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अगर हम बात करें इनके लाइफ से, या हम कहें इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट की, तो फ्रेंड्स देखते हैं, बात करें तो फ्रेंड्स इनका जो जॉनरे था वो था पोइट्री का, लिटरेरी जॉनरे। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रिटिक का। ठीक है, जॉनरे मीन्स ये होता है कि उस टाइम पे किस टाइप के वर्क लिखे जाते थे, किस फॉर्म में ज़्यादातर वर्क लिखे जाते थे। तो पोइट्री हुआ करती थी, लिटरेरी वर्क लिखे गए और क्रिटिकल वर्क भी लिखे गए। तो फ्रेंड्स ये इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ बायोग्राफिकल फैक्ट हैं। अब बात करें तो इनका एक फ्रेंड था, और किससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उनकी भी अगर हम बात करेंगे इस क्लास में, तो इनकी लाइफ से रिलेटेड है जो बायोग्राफी है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हैं वो पुट किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस बाय किसके द्वारा इन्फ्लुएंस थे, वर्ड्सवर्थ और गोथे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इसी कारण इनकी जो पोइट्री है फ्रेंड्स वो अदर जो विक्टोरियन जो राइटर पोइट हैं उनसे अलग है। इनकी जो अगर थीम की बात करें तो इनकी थीम रहती है बिलीव इन गॉड, नेचर, एनिमल, चर्च, इनकी थीम की बातें कर रही हूँ, और क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इनकी थीम की अगर हम बात करें तो भगवान में विश्वास करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि कंट्रास्ट है जो विक्टोरियन एज है उसमें कई राइटर पोइट ऐसे होते हैं जो कि साइंस में बिलीव करते हैं, लेकिन जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो किस में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं। नेचर के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री की है, जैसे डेमोक्रेसी है, या फिर हम कहें एनिमल्स के ऊपर इन्होंने डोवर विच है वो भी नेचुरल एक पोइम हम कह सकते हैं। चर्च के ऊपर जैसे हम बात करें तो अनार्की, ठीक है, पोइट्री एंड अनार्की, इस तरह का इनका वर्क है। क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। फिर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इनके फ्रेंड थे, कौन थे इनके फ्रेंड, विलियम वर्ड्सवर्थ इनके क्या थे, फ्रेंड थे। फ्रेंड जब ये अपने अंकल के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में गए तो उस टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी क्या फ्रेंडशिप हो गई थी, और उन्हीं की याद में इन्होंने एक एलिजी भी लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस एलिजी की बात करें तो वो एलिजी है हमारी, एक बार देखना। तो फ्रेंड्स उस एलिजी का नाम था मेमोरियल वर्स। इसके नाम से इन्होंने वर्ड्सवर्थ, जैसे कि वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी 1850 में, तो इन्होंने ये मेमोरियल वर्स एक एलिजी लिखी थी जो किसके ऊपर है, इनकी वर्ड्सवर्थ के ऊपर। एक और एलिजी लिखी थी इन्होंने थायरसिस, ये एलिजी थी आर्थर ह्यूग क्लो। ठीक है, ये इनके फ्रेंड थे, पोइट थे, जिनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी है, एलिजीज लिखी है, एलिजी लिखी है। एक तो लिखी है वर्ड्सवर्थ के ऊपर और एक लिखी है आर्थर ह्यूग क्लो के ऊपर इन्होंने एलिजी लिखी है। तो फ्रेंड्स आई होप सो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से एक एक जो मैंने एक एक फैक्ट लिखवाया है उसी के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे। अब चलेंगे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहते हैं उनके ऊपर चलेंगे। लगभग इन्होंने 1850 में लिखना स्टार्ट कर दिया था और टिल हिज डेथ इन्होंने अपनी पोएम थी उनको लिखते ही रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इनके इम्पोर्टेंट पोएम्स।
बायोग्राफी के आई होप सो सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। यहाँ अगर हम बात करें इनके इम्पोर्टेंट वर्क की, इम्पोर्टेंट वर्क्स या हम कहें पोइम्स, तो इम्पोर्टेंट पोइम्स में अगर हम बात करें तो इनकी फर्स्ट पोइम कलेक्शन था या हम कहें वॉल्यूम था फ्रेंड्स, जो कि 1851 में पब्लिश करवाया गया था। दी स्टेड रिवेलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है इनका सेकंड पोइम्स वॉल्यूम आता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी पोइम्स हैं फ्रेंड्स, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। ये हमारा आता है 1853 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अगर हम बात करें तो सोहरम और एंड रुस्तम दी स्कॉलर जिप्सी, ये इनके दोनों वर्क इसी कलेक्शन में थे, जो कि सोहरम और रुस्तम है वो ब्लैंक वर्स में है, ब्लैंक वर्स। फ्रेंड्स एक और बात बता दूं आपको, मैथ्यू अर्नोल्ड है वो क्लासिकल पोइट्री को ज़्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ इन्होंने जो साइड लिया है, जो क्रिटिकल एनालिसिस किया है, वो हमारी क्लासिकल पोइट्री को किया है, कि इन्होंने बेटर बताया है। आज की जो पोइट्री होती है, जो हमारी मॉडर्न जो पोइट्री है, या हम कहें जो हमारी मिडवल जो पोइट्री आई थी, उसके कंपैरिजन में इन्होंने क्लासिकल पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा, जैसे वर्जिल की पोइट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है उनका। तो फ्रेंड्स ये 2 कलेक्शन हैं, 2 वॉल्यूम्स हैं इनकी पोइम का। अब चलेंगे इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर। एक और वर्क लिखना यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है डोवर बीच है, वो शायद NCERT 9th क्लास में है, मेरे को ध्यान नहीं। ठीक है, तो ये भी वर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। पब्लिश की अगर हम बात करें तो 1867 में ये वर्क है वो पब्लिश किया गया था, जो कि नेचर के ऊपर बेस्ड है। अब आगे चलते हैं, इनका 4th जो इम्पोर्टेंट वर्क है, एस्से ऑन या एस्से इन है शायद, एस्से इन क्रिटिसिज्म। ये वर्क है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल वर्क माना जाता है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का क्रिटिकल वर्क, मैथ्यू अर्नोल्ड का। इसमें इन्होंने एस्से को क्या किया है, डिफाइन किया है कि एस्से हो कैसे लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम जानते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड है वो पोइट के साथ साथ एक हमारे राइटर भी माने जाते हैं फ्रेंड्स। आगे अगर इनकी बात करें, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो देखना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है, कल्चर एंड अनार्की, पब्लिश्ड इन 1869। ये इन्होंने लगभग 1867 टू 1869 के बीच में लिखा था। और यहाँ जो हमारा थीम की अगर हम बात करें तो कल्चर, जैसा कि नाम से शोर हो रहा है, और दूसरा है चर्च की सुपरमेसी पावर को इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है कि चर्च है उसी से रूल मेंटेन कर सकते हैं, चर्च की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स जैसे हम कई बात करते हैं कि कई राइटर्स, जैसे हमारे चौसर थे, उन्होंने चर्च का डिक्लाइन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड है, इन्होंने चर्च की सुपरमेसी, चर्च की पावर को अच्छा बताया था। ठीक है, आगे चलेंगे, 6 नंबर का वर्क है, लिटरेचर एंड डोगमा, पब्लिश्ड इन 1871। ये भी हमारा क्रिटिकल वर्क है। दूसरा है हमारा द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये वर्क 73 में पब्लिश करवाया गया था। फ्रेंड्स अगर हम स्टडी ऑफ पोइट्री की बात करें तो हमारे जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, इन्होंने क्या बताया था कि पोइट्री है वो कैसे लिखी जानी चाहिए और किस टाइप की पोइट्री को बेटर बताया है, और पोइट्री की इम्पोर्टेंस को इन्होंने बताया है कि पोइट्री की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इन्होंने एक क्वोटेशन दी थी इस जो इनका एनालिटिकल वर्क है, इसमें विदाउट
पोइट्री आवर साइंस विल बी इनकम्प्लीट, कि हमारे पोइट्री के बिना तो जो साइंस है वो भी क्या है, इनकम्प्लीट है। और इसमें फ्रेंड्स जो ये वर्क है इनका क्रिटिकल वर्क, इसमें इन्होंने पोइट्री का एनालिसिस किया था, पोइट्री के स्टाइल को डिस्प्ले किया था, पोइट्री के मोटिव को बताया था कि पोइट्री है वो कैसे लिखी जानी चाहिए। आगे चलेंगे जो इनके और भी अदर इम्पोर्टेंट वर्क हैं, काफ़ी अच्छे राइटर माने जाते हैं, मेरे को तो बड़े मेरे फेवरेट पोइट राइटर्स में से एक हैं। आगे है हमारा 10th नंबर का वर्क है फोरसेकन मरमन। आगे है डेमोक्रेसी, ये इनका विर्जिल से लिया गया, कुछ इसमें प्रीफेस लिया गया है विर्जिल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक इन्होंने अपने पिता के ऊपर भी एक एलिजी लिखी थी, जिसकी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम्स क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। रुगबी चैपल, ये एक एलिजी है जो कि इन्होंने हिज फादर के ऊपर, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी 1842 में शायद इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रुगबी जो स्कूल था उसी को लेकर कि अब उसके फादर को कितने ईयर्स हो गए हैं, उनके फादर को 10 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी उसको फील होता है, अब भी वो मिस करता है अपने फादर को और अकेलापन महसूस करता है कि भाई मेरे फादर नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर पोइट माने जाते हैं, काफ़ी क्रिटिकल वर्क लिखे हैं, इनको क्रिटिकल पोइट भी हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड है वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट माने जाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, और विक्टोरियन एज में काफ़ी बड़ा नाम आता है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड का। तो इसी के साथ है बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए गुड डे।